हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमारा जो वेक्टर है हमने स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है ना, वेक्टर का क्या रिप्रेजेंटेशन होता है और वेक्टर के टाइप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने दो टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात करी थी बेटा, एक पोजीशन वेक्टर या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक हमारा था कौन सा, यूनिट वेक्टर, है ना। यूनिट वेक्टर में आगे हमने आपके साथ बात करी थी कि भाई एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, वो सारी बातें हमारी हुई थी। ठीक है, आज हम उससे आगे जो है बातें स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में हम चलेंगे। आपका थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर, थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में हम बात करते हैं बेटा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है भाई, तीसरा टाइप ऑफ वेक्टर है नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। क्या होता है ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर? नाम से कुछ कुछ आइडिया लग रहा है कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, जीरो हो, वो वेक्टर हमारा नल वेक्टर या जीरो वेक्टर कहलाता है। अब सवाल उठता है कि भाई ये नल वेक्टर या जीरो वेक्टर क्यों कर रहे हो? जीरो तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जीरो का मतलब जीरो होता है ना। लेकिन देखो, क्योंकि हमने वेक्टर आपको जब बात करी तो मैंने कहा था वेक्टर में दो चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड होता है और एक डायरेक्शन होती है ना। तो अगर हम किसी भी चीज, किसी वेक्टर की वैल्यू जीरो कह रहे हैं तो मैग्नीट्यूड जीरो है। जीरो जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। बट व्हाट अबाउट डायरेक्शन? क्योंकि वेक्टर अकेले मैग्नीट्यूड से नहीं बनता है, वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है कि नहीं होती है? ठीक है भाई, तो इस बेस पे ये वाला जो टाइप ऑफ वेक्टर है ये निकल करके आता है हमारा। तो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो तो हो कितना, जीरो, और एक आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। अब ये आर्बिट्रेरी डायरेक्शन का मतलब समझे भाई। देखो भाई, मैं इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपसे बात करता हूं। जैसे अगर कोई भी चीज मूव कर रही है, सपोज मैं मूव कर रहा हूं, तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। मेरा डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो कैसी क्वांटिटी होगा? एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब अगर मैं मूव करने की बजाय एक जगह खड़ा हो जाऊं, या मैं एक सर्कल में घूम करके और जहां से मैंने स्टार्ट किया मैं वहीं पे आ जाऊं, इन दोनों केसेस में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब मेरे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है? जीरो है। लेकिन डायरेक्शन के बारे में क्या कहोगे कि मैं डिस्प्लेस कर रहा हूं या करना आगे करूंगा तो किस डायरेक्शन में करूंगा? अब भाई कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती हो, तो मेरे मन की मर्जी है, मैं किधर भी मूव कर सकता हूं फर्दर डिस्प्लेसमेंट के लिए। करंट टाइम में मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना है? जीरो है। लेकिन इन फ्यूचर में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? तो ये जो जीरो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है इसका मैग्नीट्यूड है जीरो, लेकिन डायरेक्शन मेरी मन मर्जी की कोई भी हो सकती है। तो ये आर्बिट्रेरी वर्ड जो है इसका मतलब होता है मन मानना। ठीक है, कि एक ऐसा वेक्टर जिसका जीरो मैग्नीट्यूड हो और एक मन मर्जी की कोई भी एक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर को हम नाम देंगे क्या? जीरो वेक्टर। इसका सिग्निफिकेंस क्या है भाई जीरो वेक्टर का? क्यों चाहिए हमें जीरो वेक्टर? जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका डिस्प्लेसमेंट आपको पता करना हो, उसकी वेलोसिटी आपको पता करना हो, उसका एक्सेलरेशन आपको पता करना हो, तो ये सभी चीजें किससे रिप्रेजेंट होगी? एक जीरो वेक्टर से रिप्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? बोलिए, श्योर। ठीक है, तो फॉर रिप्रेजेंटेशन, ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जो अगर रेस्ट में ऑब्जेक्ट है तो वो सभी क्वांटिटीज वेक्टर भी है और उनकी वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो एटसेट्रा ऑफ
एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। कोई भी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, लीनियर मोमेंटम, बहुत सारी क्वांटिटीज होती है जो इसके साथ एसोसिएटेड होती है, उन सभी की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। लेकिन ये क्वांटिटीज कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें जिस वेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है वो वेक्टर हमारा होता है कौन सा, 0 वेक्टर, ठीक है। गॉट इट, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है भाई। ऐसे ही अगले वेक्टर की हम बात करेंगे, चौथा इक्वल वेक्टर्स, ठीक है भाई। इक्वल का मतलब बराबर, है ना। अब देखो, इससे अगर वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर होती, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ कौन होता है, मैग्नीट्यूड होता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। तो अगर जैसे मैं बात करूँ 5 किलो चीनी एक जगह रखी और 5 किलो चीनी एक जगह रखी है, तो दोनों का मास क्या हो गया, इक्वल हो गया, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक आदमी का डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर और दूसरे आदमी का भी डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर, तो उन दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन इन विच दे आर मूविंग। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, ठीक है भाई। यानी बेसिकली दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे अगर मैं ये एग्जांपल आपको कैरी ऑन करता हूं कि जैसे मान लो एक आदमी मूव कर रहा है 5 मीटर नॉर्थ की तरफ, एक दूसरा आदमी भी अगर कहीं और है, चाहे वो भले एक दूसरा आदमी भी 5 मीटर अगर नॉर्थ की तरफ ही मूव कर रहा है, तो उन दोनों आदमियों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। इन दोनों केसेस में जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड भी सेम रहा और उसकी क्या भी सेम रही, डायरेक्शन भी सेम रही। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दो वेक्टर्स इक्वल तभी होंगे टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स, कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर एंड डायरेक्शन सेम। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात। तो वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल वेक्टर्स होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं बात करूं, मान लो ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये वेक्टर, ठीक है। एक दूसरा वेक्टर अगर मेरे पास हो, सपोज बी वेक्टर, जो बेसिकली मैग्नीट्यूड उतना ही जितना ए का है और डायरेक्शन भी वही है जो किसकी है, ए की है। तो इस केस में ये ए वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा किसके, बी वेक्टर। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को, ठीक है, पक्का। ऐसे ही अगले टाइप ऑफ वेक्टर पे अपन चलते हैं, जरा ध्यान से सुनते रहिएगा मेरी बातों को। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वेक्टर है बच्चा, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ वेक्टर है दैट इज नेगेटिव वेक्टर। तो बेटा ध्यान से सुनिएगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है, बहुत सारी जगहों पे यूज होगा। नेगेटिव वेक्टर जो है आपका, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो। एक अगर ईस्ट की तरफ जा रहा है तो दूसरा वेस्ट की तरफ जा रहा है, और दोनों का मैग्नीट्यूड भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो जो दो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। यानी दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और
डायरेक्शंस एक दूसरे के ऑपोजिट। याद रहे मैंने अपोजिट बोला है, ये बात अपने दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लेना। अपोजिट का मतलब बिल्कुल पीछे। इसके अलावा भी डायरेक्शंस हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर अपन बात करें, बेसिकली एक 5 मीटर सपोज नॉर्थ की तरफ जा रहा है, दूसरा 5 मीटर ईस्ट भी जा सकता है, या नॉर्थ ईस्ट भी जा सकता है, नॉर्थ वेस्ट भी जा सकता है। वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर्स नहीं होंगे। अगर एक 5 मीटर ईस्ट जा रहा है और दूसरा 5 मीटर वेस्ट जा रहा है, तो वो एक दूसरे के क्या होंगे? नेगेटिव वेक्टर्स होंगे। गॉट इट? यानी मैग्नीट्यूड सेम, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो ऐसे जो वेक्टर्स होंगे वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। ठीक है? तो आपके दिमाग में जो चीज एकदम क्लियर होनी चाहिए वो ये है कि भाई अगर दो वेक्टर, मैं रिवर्स बोल रहा हूं, दो वेक्टर, ये बोला हुआ है आपको कि नेगेटिव वेक्टर्स है एक दूसरे के, तो उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? बराबर होता है। यानी क्या यहां से मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। और ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको याद हो, मैंने कार्टेशियन फॉर्म में जब मैग्नीट्यूड निकाला था तो हमने बात करी थी रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर। रूट में कोई भी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, रियल वैल्यू। अगर नेगेटिव आ गया रूट में, इसका मतलब वो फिर हमारी इमेजिनरी वैल्यू हो जाएगी। हम रियल नंबर्स के ऊपर यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है? तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहां से एक चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होनी चाहिए वेक्टर की। तो जो माइनस साइन होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? बेसिकली डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कभी भी वेक्टर के अंदर आपके दिमाग में हमेशा ये चीज क्लियर रखना कि वेक्टर क्वांटिटी अगर है और उसके आगे कहीं माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस डायरेक्शन में वो बात कर रहा है उसके अपोजिट माइनस अगर उसके लगा हुआ है तो। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये बोल दिया माइनस आई कैप, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई आई कैप एक्स डायरेक्शन में एक यूनिट डिस्प्लेसमेंट है। अगर माइनस आई कैप बोल दिया तो सिर्फ डायरेक्शन क्या हो गई? रिवर्स हो गई। मैग्नीट्यूड अभी भी कितना है? एक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है? ये हमारा फंडा हुआ किसका? नेगेटिव वेक्टर्स का। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है? ये हमारा वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेक्टर है। अगेन अगली अपन बात करते हैं बच्चा चलो उससे पहले अपन, ये कौन सा था? फोर्थ था ना? ये फोर्थ था, फिफ्थ था? फोर्थ। ठीक है? फिफ्थ अपन बात करते हैं। जोन सा भी था आप देख लेना एक बार, मेरे को ध्यान नहीं है। अगला जो हमारा टाइप ऑफ वेक्टर है, कहने का मतलब दैट इज कोलिनियर वेक्टर। देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो सकते हैं, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है? कोलिनियर वेक्टर्स कौन से होते हैं भाई? नाम से ही पता लग रहा है, वर्ड कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब दो ऐसे वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलोंग क्या करते हो? एक्ट करते हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो दो वेक्टर्स जो सेम लाइन के अलोंग एक्ट करते हो वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे? कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। अब जरा ध्यान से सुनिएगा बात को। यहां पे मैंने सिर्फ एकमात्र कंडीशन जो लगाई है वो ये है कि भाई दोनों का जो लाइन ऑफ एक्शन है, यानी जिस लाइन के अलोंग वो काम कर रहे हैं, वो सेम होनी चाहिए। इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। इनकी डायरेक्शन सेम हो सकती है या अलग अलग हो सकती है। सिर्फ अगर कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि दो वेक्टर्स, कोई भी दो वेक्टर्स
जो सेम लाइन के अलोंग क्या करते हो, काम करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है, ए वेक्टर, एक ये वेक्टर है बी वेक्टर, क्या ये दोनों सेम लाइन के अलोंग काम कर रहे हैं, कोलिनियर। अब ये देखो ये सेम डायरेक्शन में है। ऐसे मैं दूसरा एग्जांपल बना सकता हूं, ए वेक्टर इधर चल रहा है, बी वेक्टर इधर चल रहा है, ठीक है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है, कोई एक छोटा हो सकता है, दूसरा बड़ा हो सकता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। लेकिन ओनली कंडीशन इज कि भाई दोनों सेम लाइन के अलोंग क्या करने चाहिए, काम करने चाहिए। तो वो दोनों एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। अगला टाइप हम बात करते हैं पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स कौन से होंगे भाई, कोई भी दो ऐसे वेक्टर्स जो दो पैरेलल लाइंस के अलोंग क्या करते हो, काम करते हो। लेकिन यहां पर कंडीशन ये भी है कि सेम डायरेक्शन में, ठीक है। दो ऐसे वेक्टर्स जो दो पैरेलल लाइंस के अलोंग सेम डायरेक्शन में क्या करते हो, काम करते हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे, ठीक है। दो वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस के अलोंग सेम डायरेक्शन में काम करते हो, वो एक दूसरे के क्या कहलाएंगे भाई, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, पक्का, श्योर। अगला जो हमारा आता है ऐसे ही एंटी पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स कौन से होते हैं भाई, पैरेलल का अपोजिट। दो पैरेलल लाइंस के अलोंग वेक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, लेकिन सेम डायरेक्शन की बजाय उन दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। अब पैरेलल अगर बोल दिया तो ऑपोजिट की और सेम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है, ऑब्वियस सी बात है। पैरेलल लाइंस अगर है तो या तो दोनों सेम होंगे डायरेक्शन, इधर या इधर, या फिर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, ऑपोजिट होंगे, ठीक है। तो दो वेक्टर्स जो पैरेलल लाइंस के अलोंग ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हो, काम करते हो, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर्स कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है भाई। ऐसे ही अगला टाइप ऑफ वेक्टर है, सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे, है ना। अगला टाइप ऑफ वेक्टर है भाई को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन होंगे भाई, को इनिशियल यानी जिनका इनिशियल यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो, लेकिन उनका जो ओरिजिन है यानी जहां पे वो एक्ट कर रहे हैं बेसिकली, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी दो वेक्टर्स जिनका पॉइंट ऑफ एक्शन कह लो या ओरिजिन कह लो, सेम, ठीक है। ऐसे दो वेक्टर्स हमारे क्या कहलाएंगे, को इनिशियल। फॉर एग्जांपल जैसे किसी भी डायरेक्शन में हो, ए बी सी, स्टार्टिंग पॉइंट जहां पे वो एक्ट कर रहे हैं वो हमारा क्या होना चाहिए,
सेम होना चाहिए। याद रहे इनमें, चाहे मैं पिछला कोलिनियर की बात करूं, पैरेलल की बात करूं, एंटी पैरेलल की बात करूं, को इनिशियल की बात करूं, इनमें मैंने मैग्नीट्यूड के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं लगाई है। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, तो बराबर भी हो सकता है, अनइक्वल भी हो सकता है, कोई एक छोटा कोई एक बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डायरेक्शन पे भी बाउंडेशन नहीं लगाई है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? ठीक है भाई, पक्का, श्योर। अगला जो टाइप है हमारा, दैट इज को प्लानर वेक्टर। को प्लानर वेक्टर्स कौन से होंगे भाई? ऐसे वेक्टर्स जो सेम प्लेन में एक्ट करते हो। अब ये प्लेन वर्ड का मतलब समझे। प्लेन वर्ड का मतलब कोई भी एक 2 डायमेंशनल सरफेस, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपका जो बोर्ड का सरफेस है, ये हमारा कैसा है? 2 डायमेंशनल सरफेस है। अब इस बोर्ड के सरफेस में जितने मर्जी मैं वेक्टर्स लगा दूं, जितने मर्जी मैं वेक्टर्स लगा दूं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेक्टर्स आई कैन अप्लाई, है ना। वो सारे के सारे वेक्टर्स एक दूसरे के क्या होंगे? कोप्लानर होंगे। लेकिन 2 वेक्टर तो मान लो मैंने ये लगा दिए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, और तीसरा वेक्टर मैं ये कह दूं कि ये इधर की तरफ है, ये इधर, है ना। तो क्या ये वाला मान लो सी वेक्टर है, 3 डायमेंशनल है, मैं बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर सकता इसको, है ना। समझिएगा चीज को, ये वाला सी वेक्टर है, 3 वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। क्या अब ये तीनों कोप्लानर है? नहीं है भाई। ए और बी का प्लेन कुछ और है, ए और सी का प्लेन कुछ, ऐसा नहीं है कि ए और सी के लिए कोई प्लेन नहीं बन रहा है, बन रहा है, लेकिन वो बी के प्लेन में नहीं बनेगा फिर, है ना। और बी और सी का प्लेन जो है वो कुछ और है। तो ये तीनों वेक्टर्स एक दूसरे के कोप्लानर, एक दूसरे के तो हो सकते हैं, कोई भी 2 वेक्टर तो कोई भी सरफेस बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। 2 से ज्यादा वेक्टर्स के लिए ये वाली चीज हम अप्लाई करते हैं ना। तो 2 से ज्यादा वेक्टर्स हमारे कोप्लानर तभी होंगे जब वो सेम प्लेन में, यानी सेम सरफेस के अलोंग क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स which acts along, या along की वजह इन का है, सेम प्लेन, ठीक है। ऐसे वेक्टर्स को अपन नाम देंगे क्या? कोप्लानर। समझ में आ रही है बात? फॉर एग्जांपल ये वाला जो हमने एग्जांपल लिया था, क्या ये वाले में ये तीनों वेक्टर्स हमारे कोप्लेनर हैं? डेफिनेटली है। तीनों के तीनों बोर्ड के सरफेस के लोग क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। कोई भी ऐसे वेक्टर्स 3, 5, 7 कितने भी हो सकते हैं, कोई भी मैग्नीट्यूड का हो सकता है, कोई भी डायरेक्शन का हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ ओनली कंडीशन जो अप्लाई हो रही है वो क्या है कि भाई साहब इनका प्लेन, यानी जिस सरफेस के अलोंग ये काम कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ये वेक्टर्स हमारे कैसे कहलाएंगे? कोप्लानर वेक्टर कहलाएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। ऐसे ही अगला टाइप ऑफ वेक्टर के बारे में मैं बात करूंगा, दैट इज लोकलाइज्ड। ठीक है भाई। वर्ड लोकलाइज्ड का मतलब क्या है? देखो, अगर मैं वर्ड लोकल आपको बोलता हूँ लोकल है, लोकल है का मतलब क्या है? जैसे मैंने बोल दिया ये बंदा तो यार लोकल है। लोकल है का मतलब मैं उस जगह को जानता हूँ जहां से वो बंदा क्या करता है? बिलोंग करता है बेसिकली। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब ये लोकल वर्ड बेसिकली कितना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं एक जगह पे कुछ गांव के आसपास के गांव के बंदे इकट्ठा है, वहां पे अगर मेरे को मेरे गांव का कोई बंदा दिखता है, मैं कहूँगा ये लोकल है, ये कहीं बाहर का है ना। अब सपोज करो स्टेट लेवल कोई चीज इवेंट हो रही है, वहां पे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं, तो जैसे मैं रेवाड़ी से बिलोंग करता हूँ सपोज, है ना। तो अगर वहां पे मेरे को रेवाड़ी का कोई बंदा मिल जाएगा, मैं उसको क्या कहूँगा? लोकल है। गुड़गांव का भाई बाहर का है ये तो, है ना।
वहां पे डिस्ट्रिक्ट लोकल हो गया। देखिएगा चीज समझिएगा, अगर मैं मान लो नेशनल लेवल पे कोई इवेंट हो रही है, उसके अंदर हम बात करते हैं, तो उसमें अगर मेरे को हरियाणा का कोई बंदा मिल जाएगा, वहाँ पे कोई केरला से आ रहा है, कोई आसाम से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, तो वहाँ पे अगर मेरे को कोई हरियाणा वाला मिल जाए, ओहो भाई तू तो लोकल है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब स्टेट लोकल हो गया। अगर मैं कहीं बाहर देश में जा रहा हूँ, वहां पे मेरे को इंडियन कोई मिल जाएगा, ओह माय गॉड तू तो भाई अपना ही भाई है, लोकल है तू। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो ये लोकल वर्ड जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसका हम कोई एक सर्टेन एक तरह से बात करूं डायमेंशंस नहीं कह सकते, लेकिन लोकल वर्ड का मतलब समझिएगा कि एक ऐसा जिसका हमें ओरिजिन पता हो, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, तो लोकलाइज्ड वेक्टर अगर मैं बात कर रहा हूं, तो लोकलाइज्ड वेक्टर कौन कहलाएगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका ओरिजिन यानी पॉइंट ऑफ एक्शन मुझे पता हो। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो एक ऐसा वेक्टर जिसका स्टार्टिंग पॉइंट कह लो या पॉइंट ऑफ एक्शन कह लो या ओरिजिन कह लो या ओरिजिन वेल नोन, वो वेक्टर हमारा क्या कहलाएगा? लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात? ठीक है, अगला अपन बात करते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। ऑब्वियस सी बात है, लोकलाइज्ड का रिवर्स जो होगा वो कौन होगा? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। भाई एक ऐसा वेक्टर जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एक्शन ना पता हो, उस वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? उस वेक्टर को हम क्या कह सकते हैं? नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर कह सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है, आगे हम बात करेंगे इन्हीं वेक्टर्स को हम आपका पोलर और एक्सियल वेक्टर्स के नाम से भी जानते हो, वो मैं आपको डिस्कस करूंगा जब आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो नॉन लोकलाइज्ड कौन होगा? एक ऐसा वेक्टर जिसका पॉइंट ऑफ एक्शन नॉन ना हो। ठीक है, उस वेक्टर को आप क्या बोलोगे? आपका नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर बोलोगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है।